जुड़े हैं, मैं उन सबको विश्वास दिलाती हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और आप यहाँ से कुछ अच्छा लेकर जाएँगे। भैया 2 मिनट और वेट करें, अगर कोई और आ रहा हो या फिर शुरू करें? वेट कर लेते हैं थोड़ा-सा आस्था, अगर और लोग आना चाहें तो जुड़ सकते हैं प्लीज़। जी, मैं एक बार और ग्रुप पे मैसेज कर देती हूँ। हाँ जी। करें अपना सेशन। जी भैया बिल्कुल शुरू करते हैं। ठीक है। आप सब लोगों के पास ग्रुप में एक इमेज आई होगी जिसमें एक ब्रॉड आउटलाइन दिया होगा आपको लेक्चर का, जिन इश्यूज के साथ हम डील करेंगे, तो आप प्लीज उसको अपने साथ रखें जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग को मेरे स्क्रीन पे ये दिख रहा है जो ब्रॉड आउटलाइन है। जी। ठीक है। तो क्योंकि ये एक डिबेटिंग वर्कशॉप है, तो हम डिबेटिंग के जो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर होता है वही फॉलो करेंगे, और पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में खासकर हम लोग को सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि हमको लॉजिक्स कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो लॉजिक्स सबसे पहले एक स्टेटमेंट के रूप में होता है जिसको हम असर्शन कहते हैं। तो पहले हम एक स्टेटमेंट देते हैं जो एक असर्शन होगा, फिर उसको उसके लिए एक रीजनिंग देंगे, और उसके बाद उसके लिए एग्जाम्पल्स कोट करते हैं या उदाहरण देते हैं। हम इसको डिडक्टिव रीजनिंग का फॉर्मूला कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि आप पहले एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल से लॉजिक बिल्ड करेंगे, जो कन्वेंशनल डिबेटिंग का एक इम्पोर्टेंट तरीका है, मतलब प्रेवलेंट तरीका है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला तरीका है एग्जाम्पल से लॉजिक बनाना। लेकिन जब भी हम डिबेटिंग की बात करते हैं, जब भी हम डिबेटिंग सीखते हैं इन जनरल, हमको डिडक्टिव रीजनिंग फॉलो करनी होती है। तो मैंने अपना पूरा जितना ब्रॉड आउटलाइन था उसको उसी तरह से स्ट्रक्चर किया है, जहाँ पे मैंने 8 या 9 असर्शंस दिए हैं आपको। तो हम हर असर्शन को एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर उसकी रीजनिंग देंगे, और हो सका तो एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जो हम सब बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब अपने स्कूल के दिनों से हम लोग ग्लोबलाइजेशन को पढ़ते समझते आ रहे हैं। एक बहुत ही फिक्स डेफिनेशन के साथ हम लोग ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो असर्शन है वो डेफिनेशन से ही डील करेगा। सब हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं किसी चीज की या पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके बेसिक डेफिनेशन को हमें समझने की जरूरत
ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्लियर ग्लोबलाइजेशन के बारे में कभी किसी ने एक वाटर टाइट डेफिनेशन नहीं दी है। हम लोग को जो डेफिनेशन बताई जाती है उसमें सबसे जो प्रचलित डेफिनेशन है वो फ्लोस की डेफिनेशन है कि गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल या लेबर का बहुत इजी फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन कहीं भी ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन में या वैश्वीकरण की परिभाषा में उसके ओरिजिन, उसके रूट, उसके जड़ों के बारे में नहीं बात की। ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और कैसे वो आगे अपने आप को फैला रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वैश्विक गांव में तब्दील हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि स्पेस का आइडिया या टेरिटरी का आइडिया संकुचित होता जा रहा है। स्पेशल बाउंड्रीज आपकी ब्लर हो रही हैं और स्पेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत समय तक ग्लोबलाइजेशन का डिस्कोर्स उसको एक तरीके से रेड्यूस करता है। और इस पूरे डिस्कशन में वो एक मुद्दा होगा जिसके साथ हम सबसे ज्यादा डील करेंगे, स्पेस या टेरिटरी के बारे में। दूसरा जो असर्शन है वो है कि ग्लोबलाइजेशन एक रिसेंट फिनोमेनन नहीं है। ग्लोबलाइजेशन अभी नहीं आया है। जैसा हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन 1990s में या फिर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये एक बहुत ही रिसेंट फिनोमेनन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जब वो इतना इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल चीजों से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें दो चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है, एक कंटिन्यूटी और एक चेंज। कि उसमें हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर किस प्रकार से कंटिन्यूटी रही है और अभी के दौर में जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें चेंज कैसा आया है। तो कंटिन्यूटी और चेंज ग्लोबलाइजेशन का हमें समझना है कि कैसे दोनों अलग अलग। तो ग्लोबलाइजेशन इस जमाने से नहीं, बहुत पहले से, इनफैक्ट इंपीरियलिज्म के दौर से, साम्राज्यवाद के दौर से पूरी दुनिया में प्रचलित है। जब यूरोपियन पावर्स कॉलोनीज बना रही थी पूरी दुनिया में, तब भी बहुत इजी फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल होता था। लेकिन आज के ग्लोबलाइजेशन में और तब के ग्लोबलाइजेशन में ऐसा क्या अंतर है, क्या बदला है इतने समय में, वो तो सबसे पहले आज का जो दौर है उसको हम नव उपनिवेशवाद का दौर कहते हैं। तो उपनिवेशवाद के दौर से बहुत अलग है, जिसके बारे में हम अगले असर्शन पे आएंगे कि नव उपनिवेशवाद का दौर क्या होता है। यहाँ पे नव उपनिवेशवाद में हम लोग उपनिवेशवाद का एक नया तरीका देखते हैं। जब पोस्ट कोलोनियल दौर आता है, मतलब 1947 के बाद का दौर, वर्ल्ड वॉर के बाद का दौर, तो जितनी कॉलोनीज थी वो इंडिपेंडेंट हो रही और इंडिपेंडेंस के बाद एक नया तरीके का उपनिवेशवाद चाहिए था जो सत्ताधारी शक्तियां थी उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो उनको पॉलिटिकल कॉलोनीज वो बना के नहीं रख सकती, तो उनको इकोनॉमिकली उनको सब्जुगेट करना था, जिसके लिए नव उपनिवेशवाद का दौर आया। और यही नव उपनिवेशवाद का दौर प्रेजेंट एरा ग्लोबलाइजेशन के ओरिजिन का बेस है। हम जब ग्लोबलाइजेशन के उदय की बात करते हैं, उसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट और नया फैक्टर जो हम उसको एट्रीब्यूट करते हैं वो है टेक्नोलॉजी का, कि नई टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, जिसकी वजह से आज ग्लोबलाइजेशन इतने पीक पर है। लेकिन हमको यहाँ पे कॉज और फैसिलिटेटर में डिफरेंस करना जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन का कॉज क्या था और फैसिलिटेटर क्या था। तो असल में ग्लोबलाइजेशन का कॉज टेक्नोलॉजिकल से ज्यादा पॉलिटिकल था। तो उस पॉलिटिकल कॉज को हम नो लिबरलिज्म में सिचुएट करते हैं कि क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनको नए तरीके से सब्जुगेट करना था, ऑप्रेस करना था जो थर्ड वर्ल्ड कॉलोनीज थी जहाँ पे सारे रिसोर्सेज मौजूद थे। उसके लिए एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाना था। ग्लोबलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा। टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं वो केवल एक फैसिलिटेटर हो जाता है, कॉज नहीं होता है ग्लोबलाइजेशन के उदय का इस दौर में। फिर हम देखते हैं कि क्या चीजें नहीं बदली है, कंटिन्यूटी क्या रही है इस पूरे दौर में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कंटिन्यूटी है वो है कैपिटल लेबर रिलेशंस की, कि जो कैपिटल है, जो पूंजी है,
वो अभी भी उन्हीं देशों के पास है जिनके पास पूंजी पहले थी। मतलब वर्ल्ड वॉर के पहले या साम्राज्यवाद के दौर में जिन देशों के पास, जिन रीजन्स के पास पूंजी थी, या जो रीजन कंट्रोल करते थे प्रोडक्शन वर्ल्ड ओवर, अभी भी वही पावर्स प्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं, वही कैपिटल कंट्रोल करते हैं, और जो मैक्सिमम लेबर है उस प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो अभी भी वही पावर्स प्रोवाइड करती हैं, वही कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं। जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल है वही कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं जो पहले कॉलोनियल दौर में करती थी। तो कैपिटल और लेबर रिलेशंस में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आया है। अभी भी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका रॉ मटेरियल, उनका लेबर यूज होता है, और कैपिटल अभी भी सारा वहीं जा रहा है। जितना प्रॉफिट है वो सिकुड़ के वहीं जा रहा है जहाँ पहले भी जाता था। और यहाँ पे फिर ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स एक बहुत ही नई चीज है। ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स में क्या होता है, कोई भी एक कमोडिटी हो या एक प्रोडक्ट हो, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मैन्युफैक्चर होती है। मतलब उसका कंपोनेंट पार्ट कहीं और बनेगा, दूसरा पार्ट कहीं और बनेगा, और इस तरीके से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो मार्केट होगा, और वहां तक पहुंचने में वो बहुत जगहों से मूव करके जाता है, और फिर हर जगह में कोई ना कोई वैल्यू ऐड होती है उस प्रोडक्ट में। तो वो जो पूरा आइडिया है वैल्यू एडिशन का, वो उसमें से कितना प्रॉफिट किस स्टेज में किस कंट्री को मिलेगा, ये डिसाइड कौन करता है, जो ओनर होता है प्रोडक्शन का। तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक प्लेयर होती है इसमें। वो डिसाइड करती हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, लेबर को कितना पैसा दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से रेगुलेट होगा, फिर अंत में जो प्रॉफिट का शेयर है वो किस तरीके से ज्यादा किया जाए, ताकि वो जो ओनरशिप की, जहाँ पे ओनरशिप बेस्ड है एमएनसी की, वहां जा सके। ठीक, तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था कि वो एक रिसेंट फिनोमिनन नहीं है, और उसके कॉज और फैसिलिटेटर में क्या अंतर है। तीसरा मेन असर नेशन स्टेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोग को पहले भी बताया गया था कि इंस्टीट्यूशन की बहुत बात करेंगे इसमें, कि इंस्टीट्यूशंस कैसे, खासकर फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, नेशन स्टेट हो गए या ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं आज के ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में या उसको रोकने में। तो एक बहुत कॉमन असर्शन जो है, जो दिया जाता है ग्लोबलाइजेशन के साथ या वैश्वीकरण के साथ, वो ये है कि जो नेशन स्टेट की भूमिका है वो कम हो रही है। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ रहा है या ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे नेशन स्टेट मार्केट से दूर हट रहा है। लेकिन बिल्कुल इसका इतर हो रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। जो नेशन स्टेट है वो नए रूप से इमर्ज हो रहा है, और यहाँ पे फिर हमको एक न्यू लिबरल स्टेट और एक लिबरल स्टेट में अंतर करने की जरूरत है। तो जो लिबरल स्टेट था, जो इसके पहले के दौर में एग्जिस्ट करता था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तब बहुत भारी मांग थी एक लजीज फेयर सिस्टम की, जहाँ पे गवर्नमेंट एक बहुत प्रिंसिपल डिस्टेंस रखेगी मार्केट से, और गवर्नमेंट जितना दूर रहेगी मार्केट से, मार्केट के लिए उतना अच्छा था। तो स्टेट इंटरवेंशन मिनिमम होता है लिबरल स्टेट में, और स्टेट इंटरवेंशन अगर मिनिमम होगा तो सब कुछ मार्केट के हाथ में होगा। मार्केट प्रोडक्शन रेगुलेट करेगा, मार्केट लेबर रेगुलेट करेगा, और प्रॉफिट्स भी वहां से डिराइव करेगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, लिबरल स्टेट के बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव फीडबैक था वो था एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंल डिग्रेडेशन। मटेरियल्स यूज हुए, इतना ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस हुआ। फिर अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस था उसके साथ बहुत सारे एविल्स रेवोल्यूशन के, जैसे स्लम्स हो गए, पॉवर्टी हो गया। तो ये सारी चीजें लिबरल स्टेट के नेगेटिव फीडबैक्स थे। लेकिन न्यू लिबरल स्टेट, और न्यू लिबरल स्टेट का फिर से हम ओरिजिन अगर देखें तो वो होता है 1970s में, जब ऑयल क्राइसिस होता है, गल्फ कंट्रीज अपना ऑयल देने से मना करती हैं, तो जो वेस्टर्न पावर्स हैं, यूरोपियन पावर्स हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि अब इन देशों की इकोनॉमीज के साथ साथ इनकी पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करना जरूरी है, ताकि इनके रिसोर्सेज को कैपिटलाइज कर सके। तो एक न्यू लिबरल स्टेट जब उभर के आता है तो वो डेमोक्रेसी को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो न्यू लिबरल स्टेट में स्टेट का डिस्टेंस होने की बजाय री इन्वेंशन हुआ है। तो डीरेगुलेशन नहीं होता है कहीं भी स्टेट का री रेगुलेशन हुआ है।
तो आपका जो स्टेट है वो जो पहले लिबरल स्टेट में जैसे नेगेटिव फीडबैक्स होते थे, उन नेगेटिव फीडबैक्स को कम करने के लिए स्टेट सामने आएगा और मार्केट को और ज्यादा कंड्यूसिबल बनाएगा, मार्केट को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। आप लोग आजकल के दौर में एक टर्म सुनते होंगे कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, डिफिकल्टीज नहीं होती, एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट के लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मार्केट को उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी बनाता कौन है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने का काम किसका हो जाता है? नेशन स्टेट का। वो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएगा जहां पे हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, कम से कम पोल्यूशन करें, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, ताकि मार्केट के द्वारा फैलाया गया जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको हम चेक कर सकें, और फिर ये एक नए तरीके की इकोनॉमी को जन्म देगा जिसको हम ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इकोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे फिर नेशन स्टेट मार्केट के साथ बिल्कुल लिंक्ड हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम आता है यहाँ पे कि द स्टेट इज प्रेजेंट वेयर इट इज प्रेजेंट एंड द स्टेट इज प्रेजेंट वेयर इट इज एब्सेंट। तो स्टेट आपका एक तरीके से ओमनी प्रेजेंट है, वो वहां भी है जहां पे वो मौजूद है और वहां भी है जहां वो मौजूद नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के नैरेटिव को यूज करता है सिटीजन्स को, जो हम लोग डेमोक्रेटिक सिटीजन्स हैं, उनको मार्केट से लिंक करने में। हम लोग एक मार्केटेबल एंटिटी बन जाते हैं जिनको स्टेट यूज करता है मार्केट में ढकेलने के लिए। आप लोग बहुत वो देखते होंगे, एड्स देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट्स देखते होंगे जहां पे स्टेट खुद कंपनीज को स्पॉन्सर करता है, कंपनीज को पुश देता है कि वो मार्केट में, जैसे आप पेटीएम का ऐड देखेंगे तो पेटीएम के ऐड में हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो आती है साथ में। तो मार्केट और स्टेट कहीं कहीं भी दो सेपरेट एंटिटीज नहीं रहती है। मार्केट को फैसिलिटेट करता है स्टेट, और फिर भी स्टेट वीक नहीं है या मार्केट के सामने कमजोर नहीं है। स्टेट अभी भी उतना ही स्ट्रांग है और उतना ही पावर रखता है अपने सिटीजन्स के ऊपर। फिर अगला दर्शन है कि लेबर मोबिलिटी रेगुलेटेड होती है और जो कमोडिटी फ्लो है वो बहुत पोरस होगा। तो ये कहने का क्या मतलब है, क्योंकि हमने पहले जो सबसे पहला दर्शन था उसमें हमने देखा था कि गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, लेबर, इन सब का फ्लो आसानी से हो बाउंड्रीज के अक्रॉस। ये ग्लोबलाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन हमको बताई गई है, लेकिन हमको देखने को क्या मिलता है असल में कि जितना आसान गुड्स का फ्लो है, जितना आसान सर्विसेज का फ्लो है, उतना आसान लेबर का फ्लो नहीं है अक्रॉस बॉर्डर्स। अभी भी जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो कितने ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव हैं कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है तो अभी भी पासपोर्ट रेगुलेशंस कितने स्ट्रांग है, वीजा रेगुलेशंस कितने स्ट्रांग है। आप जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जाते हैं तो बॉर्डर्स कितनी मिलिटराइज्ड हैं। तो लेबर का मूव करना और गुड्स का मूव करना दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। फिर यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट चेंज आया है प्रोडक्शन के प्रोसेस में, वो है फोर्डिज्म से हम पोस्ट फोर्डिज्म की तरफ बढ़े हैं। तो ये टर्म्स आपको देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका है। सब लोग हेनरी फोर्ड के बारे में जानते होंगे। हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन प्रोडक्शन का किया था, या उसके पायनियर थे, उन्होंने शुरू किया, जहां पे हम लोग देखते हैं फैक्ट्री में एक कन्वेयर बेल्ट में सारे कंपोनेंट पार्ट्स एक साथ असेंबल हो जाते हैं और आपको फिनिश प्रोडक्ट एक ही फैक्ट्री में मिल जाता है। तो ये पहले के जमाने में ऐसे प्रोडक्शन होता है जिसको हम फोर्डिस्ट आइडिया ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं या फोर्डिज्म कहते हैं। लेकिन आज का दौर फोर्डिज्म का नहीं है, अभी हम एक पोस्ट फोर्डिस्ट दौर में है जहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डिवाइड हो जाता है दुनिया भर में। चाइना में आपका एक पार्ट बनेगा, इंडिया में एक पार्ट बनेगा, बांग्लादेश में एक पार्ट बनेगा, फिर वो असेंबल एक जगह होगा, उसकी मार्केटिंग दुनिया भर में होगी और उसका कंज्यूमर किसी और कंट्री में। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्शन है वो टूट के पूरी फैल गया है और एक प्रोडक्शन नेटवर्क बन गया है जिसको कंट्रोल कौन करता है? अभी भी वही एमएनसीज जो पहले प्रोडक्शन कंट्रोल करती थी। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन डीरेगुलेट हुआ है या प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं उसका डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है कि हमारे पास नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नए जॉब्स आ रहे हैं,
या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में नए जॉब्स आ रहे हैं, लेकिन हमको ये देखने की जरूरत है कि जो एम्प्लॉयर है उन जॉब्स का वो उनको किस तरीके से देखता है। मान लीजिए एक एमएनसी है, वो एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एम्प्लॉय करती है एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मुकाबले। क्यों? हम उनसे ज्यादा अच्छी फ्लुएंट अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि हम उनको एक चीप एजुकेटेड लेबर प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो लेबर रेट है और जो लेबर सप्लाई है वो अमेरिका के लेबर से बहुत अलग होगा। हमारे पास जो एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है वो अमेरिका के मुकाबले बहुत ज्यादा है नंबर्स में, और हम कम वेजेस में, कम सैलरी में उनके मुकाबले काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो एम्प्लॉयर है उसके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेनिफिशियल है जहाँ की हम अपने लिए लेते हैं। लेकिन जहाँ मतलब हम लोग कहते हैं कि जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा या फिर नई कंपनीज आएंगी तो हमको नई जॉब्स मिलेंगी, तो हमारे लिए फायदा है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि एम्प्लॉयर को उससे क्या मिल रहा है और जो ज्यादा फायदा है इस पूरे प्रोसेस में वो कौन लेके जा रहा है। अब स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव कैसे हो जाता है, और यहाँ पे जेंडर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। स्वेट शॉप्स का एग्जाम्पल होता है। स्वेट शॉप्स का क्या होते हैं, जहाँ पे आपकी जीन्स बनती है, स्वेट शर्ट्स बनती हैं, शर्ट्स बनती हैं। तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आपकी, ज़ारा हो गई, गुची हो गया, गैप हो गया, ये सब अपना जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सब या तो साउथ एशियन कंट्रीज में करते हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, या फिर लैटिन अमेरिका में या अफ्रीका में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। और वो यहाँ पे क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको चीप विमेन और चाइल्ड लेबर मिलता है जिनको वो आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो जो पहले का दौर था वहाँ पे विमेन को लेबर के तौर पे इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था जो प्री ग्लोबलाइजेशन का दौर है। ग्लोबलाइजेशन का वही नैरेटिव है फिर से कि नई जॉब्स आ रही हैं, और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, उनका लेबर एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन असल में वो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज किस प्रकार से एक्सप्लॉयटेटिव है और किस प्रकार से जेंडर को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। क्योंकि जो विमेन लेबर है उसका जो एक्चुअल लेबर कॉस्ट वो मेल लेबर से बहुत ज्यादा कम होता है, और वो बहुत फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो विमेन लेबर या चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करती हैं स्वेट शॉप्स में, और उनसे वो लेबर प्रोवाइड करके अपना फिनिश प्रोडक्ट निकालते हैं, और फिनिश प्रोडक्ट की मार्केटिंग दुनिया भर में होती है। ठीक है, वैसे ही केयर इंडस्ट्री का एग्जांपल है। केयर इंडस्ट्री में क्या क्या आता है कि डोमेस्टिक लेबर आपको करना है, तो डोमेस्टिक लेबर का एक ग्लोबल इकोनॉमी है। जैसे अगर यूएस में किसी को एक बेबी सिटर चाहिए होता है या मेड चाहिए होता है, तो यूएस में एक स्टीरियोटाइप है कि आपकी मेड का एक स्टीरियोटाइप होगा कि आपकी मेड ज्यादातर एक लैटिन अमेरिकन कंट्री होगी या लैटिनो होती है, लैटिना होती है। तो लैटिन अमेरिकन जो इकोनॉमीज है वहां से जो विमेन है वो माइग्रेट कर रही हैं, मेक्सिको से, सेंट्रल अमेरिका से, साउथ अमेरिका से अमेरिका की तरफ माइग्रेट करती हैं एक डोमेस्टिक लेबर प्रोवाइड करने के लिए या फिर मेडिकल नर्सेस की तरह काम करने के लिए। तो वहां पे फिर से हम कहते हैं कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन असल में वो केयर इंडस्ट्री के जेंडर्ड एस्पेक्ट को यूज कर रहे हैं कि केयर इंडस्ट्री जो है वो केवल महिलाओं के लिए बनी हुई इंडस्ट्री है, जिसको हम लोग पिंक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। तो हम लोगों को जो आइडिया है और जो नैरेटिव है जॉब अपॉर्चुनिटीज का कि नए जॉब्स आ रहे हैं, वो देखना है कि वो जो नई जॉब्स हैं वो असल में फायदा किसको पहुंचा रही हैं और कितना फायदा पहुंचा रही हैं, और लेबर को वो असल में कितना दे रही हैं वापस। जो चीज आपके मार्केट में जो जीन्स 10,000 की बिकती है, वही जीन्स बनाने के लिए उस लेबर को 10 रुपए मिलते हैं, चाहे वो 10,000 की जीन्स हो चाहे वो 50,000 की, मतलब कोई 5,000 का प्रोडक्ट हो। तो 5,000 और 10,000 का जो डिफरेंस होगा, जो लेबर उस कपड़े को बना रहा होगा उसको नहीं मिलेगा। वो पूरा डिफरेंस असल में जो ओनर होगा उसके पास जाता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब स्पेशल डिवीजन हुआ है प्रोडक्शन का, तो उसमें लेबर कितना एक्सप्लॉइट हुआ है। फिर अगला जो असर्शन है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमारी नैरो होती जा रही हैं और पॉलिटिकल आइडेंटिटी
वो नैरो होती जा रही हैं और इकोनॉमिक आइडेंटिटीज बहुत बढ़ती जा रही हैं जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल आइडेंटिटीज का मतलब है बेसिकली आपकी टेरिटोरियल आइडेंटिटीज या कल्चरल आइडेंटिटीज। टेरिटोरियल मतलब आपकी नेशनल आइडेंटिटी, या भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं, चाइना के नागरिक हैं, टेरिटरी के आप नागरिक हैं, या फिर किसी कल्चर से बिलोंग करते हैं। और जो इकोनॉमिक आइडेंटिटी है उसका मतलब है कि आपकी एक कंज्यूमर की तरह आइडेंटिटी या ग्लोबल सिटीजन या कॉस्मोपॉलिटन जो शब्द यूज करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन है हम, तो वो टर्म आपका एक्सपैंड हो रहा है और जो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज है वो नैरो डाउन की जा रही है। कैसे? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब भी इमिग्रेशन होता है या फिर कल्चरल इंट्रूजन जिसको हम लोग कहते हैं कि इंडिया का लेबर मान लीजिए यूएस जाता है या ऑस्ट्रेलिया जाता है काम करने, तो उसको बहुत रेशियल करना होता है। वहाँ का जो एक्चुअल पॉपुलेशन है, जो अमेरिकन पॉपुलेशन है, वो उसको कंपटीशन के तौर पे देखता है और वो उनको चैलेंज की तरह देखता है जो उनके जॉब छीनना चाहता है। तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वहां पे जाकर, और कल्चरल आइडेंटिटीज जो है वो बहुत नैरो डाउन हो जाती है एक रीजन को लेकर या एक सिटी को लेकर या फिर एक पर्टिकुलर टेरिटरी को लेकर। और ये दिखता है हमको जब टेरिटोरियल एस्पिरेशंस बढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का दौर एक ऐसा दौर है जहाँ पे नए डिमांड्स आ रहे हैं, नया स्टेट बनाना है लोगों को, नया नेशन स्टेट बनाना है, नई कंट्री बनानी है, तो टेरिटोरियल एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा उफान पे हैं। और वो टेरिटोरियल एस्पिरेशंस दिन प्रतिदिन नैरो होते जा रहे हैं रिलीजन के लाइंस पर, टेरिटरी के लाइंस पर, कल्चर के लाइंस पर, जिसको कैपिटलाइज कर रहा है वापस से मार्केट। और उसी के बिल्कुल उल्टा आपकी जो इकोनॉमिक आइडेंटिटी कंज्यूमर के तौर पे वो बढ़ती जा रही है। आप दुनिया की सारी कमोडिटीज, चाहे वो अमेरिका की हो, अफ्रीका की हो, चाइना की हो, आप अपने सुपरमार्केट में या अपने नियरेस्ट मार्केट में जाके एक्सेस कर सकते हैं या उसको ले सकते हैं। तो एक कंज्यूमर के रूप में आप ग्लोबली कनेक्टेड हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पे वो आइडेंटिटी और ज्यादा नैरो होती जा रही है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है फिर से ग्लोबलाइजेशन का, जिसको हम कहते हैं डीटेरिटोरियलाइजेशन। ये टेरिटरीज जो हैं वो धीरे धीरे अपना रेलेवेंस खो रही हैं, लेकिन असल में जब टेरिटरीज अपना रेलेवेंस खोती हैं तो फिर उनका रीटेरिटोरियलाइजेशन भी होता है, जिसमें ग्लोबल टेररिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हम आईएसआईएस की बात करते हैं, तो आईएसआईएस एक बहुत नया फिनोमिनन था जो मिडिल ईस्ट में आया था। वहां पे डेमोक्रेसीज फेल हो रही थी, वहां के स्टेट्स बहुत प्लास्टिक है। प्लास्टिक कहने का मतलब कि वो डेमोक्रेसी नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज बहुत नई नई बनी है। तो बहुत सारे कल्चरल और टेरिटोरियल एस्पिरेशंस दुनिया भर में आपको देखने को मिलते हैं। उस पे एक बहुत अच्छा तो नहीं काम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन का, जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी है, लेकिन उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि सिविलाइजेशंस इस तरीके से क्लैश करेंगी और कैसे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं उनको चैलेंज मिलेगा एशियन सिविलाइजेशन से और इस्लामिक सिविलाइजेशन से। फिर अगला जो बेसिक असर्शन है वो है कोर पेरिफेरी स्ट्रक्चर का, जो हम पीछे बात कर रहे थे न्यूलिबरलिज्म की। तो इसमें जो एक बहुत छोटी थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको बहुत छोटे तरीके से बहुत ब्रीफ में समझेंगे हम, जिसको हम डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं। कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें ग्लोबल नॉर्थ होता है, ग्लोबल साउथ होता है। ग्लोबल नॉर्थ का मतलब जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, और जो ग्लोबल साउथ है उसका मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है हमारी। तो ग्लोबल नॉर्थ में अभी भी जैसा हमने बताया था कि सारा कैपिटल कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम कोर कहते हैं अपने पॉलिटिक्स का या पूरे इकोनॉमिक प्रोडक्शन का। और जो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वो पेरिफेरी की तरह एक्ट करती है। तो कोर पेरिफेरी के मॉडल में जो पेरिफेरी है वो केवल और केवल कोर को एडवांस करने के लिए और कोर के डेवलपमेंट के लिए होती है। वहाँ पे जो मूवमेंट होगा, रॉ मटेरियल मूव करेगा पेरिफेरी से कोर की तरफ, फिर जो लेबर है वो मूव करेगा पेरिफेरी से कोर की तरफ, और वहाँ पे जितना वो वैल्यू क्रिएट करेगा उस सबका प्रॉफिट कोर लेगा। और पेरिफेरी एक फिर से न्यू लिबरल दौर में केवल और केवल एक लेबर और रॉ मटेरियल प्रोविजन का केंद्र बन जाता है। और असल में जो डेवलपमेंट है वो केवल और केवल एक तरीके से हो सकता है, फिर जिसको हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, जो बहुत ज्यादा फिर से क्रिटिसाइज्ड है। तो इस पूरे मॉडल में हम एक चीज देखते हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो वापस ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल नॉर्थ की जो कंट्रीज है जैसे यूएस और इंग्लैंड हो गए, जर्मनी, फ्रांस हो गए, ये
आपस में इनकी राइवलरी होती है। और जो साउथ की कंट्रीज है, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, इंडिया और बांग्लादेश हो गई मान लीजिए पास में, तो उनमें कंपटीशन होता है। तो कैसी राइवलरी और कैसा कंपटीशन, हम ये समझते हैं कि जो नदर्न कंट्रीज में जो प्रोडक्शन फर्म्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको एक प्रोडक्शन के लिए बेस चाहिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तो वो बाकी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ या फर्स्ट वर्ल्ड कंपनीज के साथ, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करती हैं ताकि वो ग्लोबल साउथ में अट्रैक्टिव लोकेशंस पा सके, कि एक अट्रैक्टिव प्रोडक्शन की लोकेशन है ग्लोबल साउथ में, वो हमको चाहिए। तो वो दूसरी एमएनसी के साथ compete करेंगे, और फिर जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं या जो प्रोडक्शन की प्लेसेस हैं, वो एक दूसरे के साथ compete करेंगी ताकि वो उन एमएनसीज को एक ग्राउंड प्रोवाइड कर सकें या एक अच्छा प्रोडक्शन बेस प्रोवाइड कर सकें। तो नॉर्थ की कंपनीज आपस में compete करेंगी और साउथ का जो बेसेस है या रीजन्स है वो आपस में compete करेंगे। तो नॉर्थ की कंपनीज compete करती हैं इनको पाने के लिए, और साउथ की कंपनीज compete करती हैं अपने आप को डिजायरेबल बनाने के लिए। तो नॉर्थ और साउथ में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता है, जो हम सुनते हैं अक्सर कि जो थर्ड वर्ल्ड की कंपनीज हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड की कंपनी से compete करती हैं, तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में कंपटीशन है ग्लोबलाइजेशन पर। तो ऐसा नहीं है, नॉर्थ और साउथ के बीच कॉम्प्लीमेंटारिटी है। एक को प्रोडक्शन स्पेस चाहिए, दूसरा प्रोडक्शन स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, तो कंपटीशन नॉर्थ और साउथ। फिर अगला जो असर्शन है वो है कि ग्लोबलाइजेशन केवल नेशन स्टेट्स के बीच नहीं है, उसका स्केल और नीचे तक जाता है, प्रोविंसेस तक। मतलब हमारे जो नॉर्मल जो स्टेट्स हैं, जैसे इसमें एक बहुत फेमस टर्म जो यूज होता है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का होता है। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया है, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो उनको आपस में कोऑपरेशन करके एग्जिस्ट करना है, कि जैसे गुजरात हो गया यहाँ, और उत्तर प्रदेश वहाँ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सारे को एक फेडरल स्ट्रक्चर में कोऑपरेट करके जो अपना सेंटर है उसके साथ काम करना है। लेकिन असल में वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म केवल कहने के लिए होता है, असल में वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का रूप लेता है। कैसे? क्योंकि जैसा हमने अभी पहले बताया है कि जितनी साउथ के प्लेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ compete करती हैं अपने आप को डिजायरेबल बनाने के लिए प्रोडक्शन के। तो गुजरात और महाराष्ट्र साथ में compete करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात में आए या महाराष्ट्र में आए। तो गुजरात कहेगा कि हम आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, ऐसे जेट प्रोवाइड करेंगे। महाराष्ट्र बोलेगा कि नहीं, हमारे पास गुजरात से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, तो आप हमारे यहाँ आइए। तो असल में वो कोऑपरेटिव नहीं रह जाता है, सबको इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है फर्स्ट वर्ल्ड से, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बन जाता है। और फिर इस पर्टिकुलर में हमें सोचने की जरूरत पड़ती है कि डेवलपमेंट कैसे होगा किसी रीजन का। तो जो डेवलपमेंट का आइडिया, उसका एक टेम्पलेट बना लेते हैं कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर रीजन को डेवलप करना है तो वहाँ ये चीजें होनी चाहिए। जैसे वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, वहाँ सर्विसेज होनी चाहिए, वहाँ हेल्थ केयर मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए, फिर वहाँ पे अच्छा आपको जॉब्स मिलनी चाहिए, अच्छा सर्विसेज होना चाहिए। और जहाँ आप ये चीजें प्रोवाइड कर दें उसको हम डेवलप्ड कहने लगते हैं, उसको अर्बनाइज्ड कहने लगते हैं। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इस पूरे आइडिया के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो रीजन की स्पेसिफिसिटी है, एक पर्टिकुलर रीजन है आपका, वो कुछ ज्योग्राफिकली ले लीजिए, कल्चरली ले लीजिए, टेरिटोरियली लीजिए, वो बाकी रीजन से बहुत अलग होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट का एक फिक्स टेम्पलेट है कि ये चीजें आप जहां भी प्रोवाइड कर दें वहां डेवलपमेंट हो गया, तो फिर रीजन का अपना कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं बच जाता है। फिर आप किसी भी रीजन को पकड़ के डेवलप कर सकते हैं एक यूनिवर्सल आइडिया लेकर, एक यूनिवर्सल टेम्पलेट लेकर, और वहां जो पर्टिकुलर यूनिकनेस है वो खत्म हो जाता है। फिर जो रीजनल एस्पिरेशंस है वो रीजनल ब्लॉक्स का रूप लेते हैं। जैसे हम कह रहे थे कि जो इंटीग्रेशन है के बीच में नहीं है, वो रीजन्स के बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमको ये बताया जाता है कि हम ग्लोबली इंटीग्रेट हो रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से, लेकिन असल में रीजनल लेवल पे हम डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का दौर एक ऐसा दौर रहा है जहाँ पे रीजनल ब्लॉक्स बहुत उठ रहे हैं।
यूरोपियन यूनियन का स्ट्रॉन्ग रोल हो जाता है, नाटो का स्ट्रॉन्ग रोल हो जाता है, आपका ओपेक कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, सार कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे जो रीजनल ब्लॉक्स हैं, इन्होंने अपना कैरेक्टर कहीं दिया नहीं है ग्लोबलाइजेशन के दौर पे। ये अभी भी उतने ही रेलेवेंट हैं, उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रीजनली, और अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं ये उसी तरीके से प्रेशर ग्रुप्स की तरह ग्लोबल स्टेज पे। तो इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन रीजनली हम अभी भी अपने आप को बहुत अलग अलग देखते हैं, और हमारे एस्पिरेशंस के हिसाब से हम अपने आप को फिर उन कंट्रीज के साथ जोड़ते हैं जिनके कॉमन एस्पिरेशंस हो हमसे। अगला जो असर्शन है वो है कि ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को रेगुलेट करती है। तो नेशन स्टेट्स और मार्केट के अलावा एक जो नया फैक्टर आया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खासकर, वो था ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का उदय। वर्ल्ड जैसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारे जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको यूएन का फिर बैकिंग मिलता है, जो यूएन के द्वारा लेजिटिमाइज्ड है, कि अब यूएन में लगभग सारी कंट्रीज शामिल हैं, तो उनको यूएन का लेजिटिमाइजेशन है। और इस तरीके से जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को बहुत इंपॉर्टेंट रूप से रेगुलेट करने लगते हैं। रेगुलेट अब कैसे करते हैं, जिस कंट्री में भी आपको प्रॉब्लम दिखती है, आप देखेंगे जैसे इंडिया में 1991 की प्रॉब्लम हुई थी तो हमको लोन की जरूरत थी, और जब हमने आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा तो उन्होंने हमें कहा कि आप ये बेसिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दीजिए अपने देश में, तो हम आपको लोन दे देंगे। तो जिस भी इकोनॉमी में कभी भी क्राइसिस आता है और उसको लोन चाहिए, तो जो ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो जो कंडीशंस ले डाउन करती है वो वही कंडीशंस है जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की कंडीशंस होती है कि आप प्राइवेटाइजेशन कम कीजिए, टैरिफ्स कम कीजिए, प्रोटेक्शन कम दीजिए, अपने इंपोर्ट ड्यूटीज कम कीजिए, कस्टम ड्यूटीज कम कीजिए, अपनी डोमेस्टिक फर्म्स को या फिर अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कम से कम इंसेंटिव्स प्रोवाइड कीजिए। तो इस पर्टिकुलर आइडिया में आप उनसे कहा जाता है कि गवर्नमेंट कम इन्वेस्ट करे इस वेलफेयर में, और क्योंकि एक ग्लोबल कंपटीशन का माहौल लाना है हमको, इसलिए प्रोडक्शन को हमको ओपन और फ्री बनाना है। जो टर्म यूज होता है कि फ्री मार्केट हो, फ्री प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन इस फ्री प्रोडक्शन में फिर जो वही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं हमारी, उनकी फर्म्स बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करने की वजह से उनका डाउनफॉल हो जाता है, और जो कंट्रीज हैं वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर नहीं सकती, इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं कर सकती, सब्सिडीज उनको प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं, नेशन स्टेट्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल ना रखते हुए भी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिबेट जो आता है, जो इकोनॉमी और एग्रीकल्चर में होता है, जो इंसेंटिव सब्सिडी का टर्म का डिबेट है। तो हम जब भी किसी एंटरप्रेन्योर को या बिजनेसमैन को गवर्नमेंट रियायत देती है, टैक्स छूट देती है, तो उस छूट को या हमेशा इंसेंटिव कहा जाता है कि एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा। तो वो कहीं भी एक बोझ नहीं होता, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लेकिन जब भी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज दी जाती है, एग्रीकल्चरल टैक्सेस माफ किए जाते हैं, एग्रीकल्चरल लोन्स माफ किए जाते हैं, तो उसको सब्सिडी का टर्म दिया जाता है। और सब्सिडी इकोनॉमिक्स में एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है। सब्सिडी एक बोझ है और इंसेंटिव एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। तो लैंग्वेज कैसे यूज की जा रही है आप ये देखिए कि एक तरफ काम वही किया जा रहा है, दोनों तरफ दी रियायत ही जा रही है, टैक्सेस से या लोन से रियायत मिलती है, और इंडस्ट्रियल लोन्स बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे माफ किए जाते हैं अगर आप कंपेयर करें एग्रीकल्चरल टैक्सेस या लोन्स की। लेकिन उसको हम इंसेंटिव्स कहते हैं और इनको सब्सिडी कहते हैं। फिर अंत में जो सबसे आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फिर से असर्शन है, वो है मिडिल क्लास का राइज ग्लोबलाइजेशन की कॉन्टेक्स्ट में। कि जब भी ग्लोबलाइजेशन एक ग्लोबल सिटीजन को इमेजिन करता है, तो ग्लोबल सिटीजन का जो नॉर्मल स्टीरियोटाइप है वो होता है एक एजुकेटेड, नया एजुकेटेड मिडिल क्लास जो अपने आप को अभी सर्विस सेक्टर में या प्रोडक्शन सेक्टर में एंगेज करने लगा। तो मतलब ज्यादातर
जो अभी स्कूल कॉलेज जाने वाला वर्ग है, जो एम्प्लॉयड वर्ग है, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत हाई, तो एक इमर्जेंट एजुकेटेड मिडिल क्लास राइज हो रहा है पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और वो एजुकेटेड इमर्जेंट मिडिल क्लास ज्यादातर अपने आप को सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉय करना चाहता है। अब तक सर्विस सेक्टर में बहुत कम ध्यान दिया गया था ग्लोबलाइजेशन के पहले, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद सर्विस सेक्टर में सब अपने आप को झोंकना चाहते हैं, सब अपने आप को वहां एम्प्लॉय करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न्स दिखते हैं, बेनिफिट्स दिखते हैं। तो वो पर्टिकुलर एजुकेटेड मिडिल क्लास लेजिटिमाइजेशन प्रोवाइड करता है। अब स्टेट है जो हमारा नेशन स्टेट, जिसकी हम तब से अब तक बात करते आ रहे हैं, वो इसी मिडिल क्लास को अपनी लेजिटिमाइजेशन का बेस बनाता है कि अगर एक एजुकेटेड मिडिल क्लास आपको लेजिटिमाइज करेगा, एक स्टेट कोई एक्शन लीजिए, मान लीजिए एक नया मेजर आता है स्टेट के तरफ से डिमोनेटाइजेशन का या फिर जीएसटी का या बाकी चीज का, उसका लेजिटिमाइजेशन स्टेट किससे मांगता है? जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, वो इन टर्म्स या फिर एक इस पॉलिटिकल फिनोमिनन को अभी अभी समझना शुरू किया है, और वो अगर हम लोग कहाँ पे थे, सॉरी कनेक्शन हो गया था। तो हाँ, जो आप एजुकेटेड मिडिल क्लास की हम लोग बात कर रहे थे, जिससे आपका नेशन लेजिटिमेसी ग्रहण करता है या फिर लेजिटिमाइजेशन जिससे मिलता है उसको, वो इंटरनेट को बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह यूज करता है। अब जब इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो डिजिटल डिवाइड आपको साफ साफ पता चलेगा कि किसके पास एक्सेस है, और कैसे इंटरनेट एक पॉलिटिकल स्पेस बन जाता है अपने आप में, कि आप जितनी पॉलिटिकल डिबेट्स हैं जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है अब इंटरनेट पे करता है, सोशल मीडिया पे करता है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाता है सारी बड़ी पॉलिटिकल डिबेट्स का। वहीं पे सारा डिस्कोर्स होता है, वहीं पे सारी बातें होती हैं, और जिसके पास उसका एक्सेस नहीं है, उसका से या फिर उसका नैरेटिव कहीं कभी भी मासेस तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए जो डिजिटल डिवाइड है वो हमेशा नेशन स्टेट के हक में काम करता है, क्योंकि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो हमेशा उसके पक्ष में अपना ओपिनियन रखने की कोशिश करता है, या फिर जो असल में जो लोग उससे इफेक्ट होते हैं नेशन स्टेट के एक्शन से, वो सारे लोग कभी भी नेशन स्टेट के सामने अपनी आवाज नहीं रख सकते, क्योंकि मॉडर्न टूल्स नहीं है उनके पास, प्लेटफॉर्म्स नहीं है उनके पास। तो बेसिक ये स्ट्रक्चर था। अब थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग क्वेश्चंस अगर आपके पास कुछ हैं तो आप लोग क्वेश्चंस सामने रखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन। जैसे कि मैंने नॉर्म्स में पहले भी क्लियर किया था, अब के पास 5 से 10 मिनट का वक्त है, और चैट में आप अपने क्वेश्चन रखते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई भी सवाल हो तो वो आप चैट में टाइप कर सकते हैं, उसके बाद हम एक एक करके लाइन से सारे क्वेश्चन करेंगे।
सबसे पहले स्मृति गुप्ता का सवाल है, हाउ फार ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स अ कंट्री कल्चर। तो हम लोग अभी जब बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल आइडेंटिटीज की, कि कैसे कल्चरल आइडेंटिटीज एक नई तरीके से री इन्वेंट हो रही है ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्योंकि हम कल्चर को भी एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के भीतर। अपना कल्चर कमोडिटी के रूप में प्रस्तुत होता है पूरी दुनिया के सामने, और फिर उसको कमोडिटी की तरह बेचा और खरीदा जाता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कल्चर को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है खुद को एक मतलब एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन दिक्कत इसके साथ ये होती है कि आपका जो कल्चर है वो किस हद तक यूनिक रह जाता है। तो यूज होता है एग्जॉटिक, जिसको हम कहते हैं। हम लोग को जो भी चीज बहुत नायाब लगती है उसको हम ऐसे एग्जॉटिक कहते हैं। तो कल तक जो चीजें एग्जॉटिक थी, जैसे चाइनीज खाना हो गया या इटालियन खाना, नॉर्मल होती जा रही है। तो एग्जॉटिक जो नॉर्मल चीजें हैं, जो एग्जॉटिक चीजें हैं सॉरी, उनका नॉर्मलाइजेशन होता जा रहा है कल्चर के तौर पे। तो आप यहीं पे बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे सारे कल्चर्स को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं ग्लोबलाइजेशन के। कहीं से अब कोई भी कल्चर एग्जॉटिक नहीं रह गया, नॉर्मल हो गया है हम लोग के लिए। कहीं पे अगर कोई चीज नॉर्मल थी अब हमारे लिए, जैसे हम खुद के ट्रेडिशंस की बात करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडर्न नैरेटिव है कि हम अपने ट्रेडिशन से दूर जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, हम ज्यादा मॉडर्न या वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं। तो जो नॉर्मल था तक, उसको हम एग्जॉटिक बना रहे हैं। तो जो एग्जॉटिक था उसको हमने नॉर्मल बना दिया, और जो नॉर्मल है उसको हम एग्जॉटिक प्रस्तुत करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉफिट ओनर को जाता है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, तो रिस्पांसिबिलिटी सभी की इक्वल होती है। हाउ इज दिस फेयर? तो हम जब यहाँ बात कर रहे थे कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो एक्चुअल ओनर्स होती हैं प्रोडक्शन की, वो सारा प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करती हैं, और वो किसी एक कंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मतलब बेसिकली जो उनके साथ स्पेस का आइडिया नहीं काम करता, टेरिटरी का आइडिया नहीं काम करता, वो पूरी दुनिया में फैलती है। लेकिन डिग्रेडेशन जो है वो बहुत लोकेशन बेस्ड होता है। पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, लैंड पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, एक पर्टिकुलर कंट्री के भीतर हो रहा है। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर वो एमएनसी नहीं लेती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंट्रीज को लेनी पड़ती है जहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली अनफेयर है। और इसी तरीके से जो आइडिया है, फिर से एक नया आइडिया जो आता है ग्रीन टैक्सेशन का, या फिर प्रोडक्शन में जितना पोल्यूशन होता है ग्रीन का, कि आप अगर एनवायरमेंटली डिग्रेड करते हैं कहीं रिसोर्सेज को, तो आपको उसका हर्जाना भी करना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न जो है दर्शन 4 में, हाउ मिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर्स इज लिंक्ड टू ग्लोबलाइजेशन। मिलिटराइजेशन ऑफ बॉर्डर्स ग्लोबलाइजेशन से इस तरीके से लिंक है, जब हम मोबिलिटी की बात कर रहे थे अभी, तो ग्लोबल विलेज बनने के लिए इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। जो आइडिया हमेशा कि हमको पूरी दुनिया को इंटीग्रेट करना है, लेकिन हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो अभी भी इतने पोरस नहीं है। हमारे बॉर्डर्स अभी भी कहीं से भी इतने इजीली ट्रांसग्रेसेबल नहीं है। हम एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर की तरफ ऐसे चल के नहीं जा सकते। उनको बहुत हेविली मिलिटराइज किया गया है अभी तक। नेशन स्टेट उनको प्रोटेक्ट करता है अपनी आर्मीज यूज करके। वीजा नॉर्म्स होते हैं, उन बॉर्डर्स में आपको कस्टम्स को फेस करना पड़ता है, गुड्स को, लेबर यहाँ से वहां जाता है, उसको वीजा रेगुलेशंस भी देखने पड़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में असल में आप टेरिटरीज को नहीं खत्म करते हैं कहीं से भी, भले ही आप कह दें कि आपने ग्लोबल विलेज बना दिया। फिर अगला टर्म है ग्लोबलाइजेशन को समझने के क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। अभी हमने पूरी एक्सरसाइज में वही किया, हमने उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस को देखा, इकोनॉमिक डायमेंशंस को देखा, इंस्टीट्यूशनल डायमेंशंस को देखा। एक चीज जो हमने यहाँ नहीं डिस्कस की थी वो थी इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करना, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन या क्लास हो गया, वो सब कैसे काम करता है। वो बड़ा डिस्कशन है जो बाद में किया जा सकता है। बेसिक हम एक मैक्रो लेवल एनालिसिस कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने एक मैक्रो लेवल डायमेंशन से देखा उसको कि पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली
क्या क्या और किस किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स होते हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं। हाउ स्टेट इज ओमनी प्रेजेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो स्टेट का एक मतलब आज के दौर में स्टेट का ओमनी प्रेजेंस हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेट इस वक्त हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। स्टेट आपके घर में है, आपके स्कूल में है, आपके कॉलेज में है, आपकी सड़क पे है, सड़क वो बनाते हैं, स्कूल कॉलेजेस वो रेगुलेट करते हैं, वो आपसे टैक्सेस लेते हैं, बिजली का बिल लिया जाता है आपसे, आप एलपीजी सिलेंडर खरीदते हैं वो लेते हैं, आप जो आप एक्टिविटीज करते हैं अपनी वो स्टेट सर्वील करता है, स्टेट का सर्विलेंस है आपके ऊपर, आपका मूवमेंट कहाँ होता है, आप कैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आपके लाइफ का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं बचता है जो स्टेट के दायरे से दूर है। और क्योंकि स्टेट और मार्केट बहुत अच्छे से लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो भी चीज आपकी स्टेट के साथ लिंक है वो मार्केट के साथ भी लिंक है, क्योंकि स्टेट बहुत सारी चीजें मार्केट के लिए और मार्केट के साथ करता है। इसलिए स्टेट ओमनी प्रेजेंट है, जहां आपको दिखता है वहां भी है और जहां आपको नहीं दिखता है वहां भी स्टेट है। हाउ इज वुमेन लेबर चीपर देन द मेल लेबर? आप इसको ऐसे समझिए कि जो वुमेन लेबर है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी जो सप्लाई है, वो मेल लेबर से ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस वो ज्यादा इजीली अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाते हैं। जो मेल लेबर है ट्रेडिशनली वही लेबर का आइडियल मतलब स्टीरियोटिपिकल रूप रहा है। नॉर्मेटिवली जब भी हम लेबर कहते हैं तो मेल लेबर होता है जो फैक्ट्रीज में काम करता है। तो उन्होंने हिस्टोरिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया प्रोपेगेट किया था कि जो मर्द हैं वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी रखते हैं, और क्योंकि वो इतने टाइम से मौजूद है मार्केट में इसलिए उनको ज्यादा फायदा है। उनका जो वेज रेट है, उनका जो लेबर रेट है, वो हमेशा विमेन लेबर से ज्यादा होगा। विमेन लेबर ग्लोबल प्रोडक्शन में एक बहुत ही नया फिनोमेना है। अब तक विमेन डोमेस्टिक लेबर प्रोवाइड करती थी, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास विमेन इंडस्ट्रीज में गई थी, लेकिन आज के दौर में फिर से एक रिसर्जेंस देख रहे हैं हम, जहां विमेन डोमेस्टिक लेबर से निकल कर अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमी में लेबर की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे हमने स्वेट शॉप्स में देखा या डोमेस्टिक केयर इंडस्ट्री में देखा। इसलिए वो लेबर जो अब तक बिल्कुल अनपेड था, पूरी तरीके से अनपेड था, वो सीधे मार्केट में आया है, तो ऑब्वियसली उसका जो लेबर रेट वो जो एग्जिस्ट करता है इस मार्केट में उससे चीप होगा। Is it always true that the educated middle class will support the state? नहीं, ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। एजुकेटेड मिडिल क्लास हमेशा स्टेट को सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आइडिया जो प्रोपेगेट करना चाहते थे हम वो ये था कि जो नरेटिव है वो सेट कौन करेगा, वो एजुकेटेड मिडिल क्लास सेट करेगा, भले ही वो रेजिस्टेंस का ही नरेटिव हो। मान लीजिए आपको स्टेट को अपोज करना है तो उसका नरेटिव सेट करने का जो पावर है वो भी केवल एजुकेटेड मिडिल क्लास के पास होगा। जो असल में लेबर क्लास है या एग्रीकल्चरल क्लास है वो अपने लिए नहीं बोल सकते हैं, उनको भी एक एजुकेटेड मिडिल क्लास चाहिए जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, जिसके पास नॉलेज है, जो स्टेट के साथ इंटरैक्ट करने का प्लेटफॉर्म एक्सेस करना जानता है, वो उनके थ्रू अपनी बात रखता है, मतलब उनके लिए बात रखता है बहुत ही पैट्रनाइजिंग तरीके से। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास से लेजिटिमेसी ड्रॉ करता है स्टेट, भले ही वो रेजिस्टेंस का हो या फिर सपोर्ट का। 1991 के ड्यूरेशन में एलपीजी की पॉलिसी इंडिया पर इम्पोज किया गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के उद्देश्य से। बिल्कुल, जब इंडियन इकोनॉमी हम कहते हैं कि हम लोग लिबरलाइज करना 1991 में शुरू किए थे, लेकिन असल में वो प्रोसेस 80s में पहले से शुरू हो चुका था। 85 के बाद से ही जो उस वक्त का 5 ईयर प्लान था, हम लोग लिबरलाइज करना शुरू कर दिए थे। जो इंटरनेट और कंप्यूटर रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं वो राजीव गांधी के टाइम से ही शुरू हो गया था 80s के दौर में, और धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ते गए, हम लोग अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करते गए, और हम लोग के पास एक टाइम पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गया कि हम लोग
हम लोगों को इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मदद मांगनी ही पड़ी, क्योंकि और कोई जरिया ही नहीं था हमारे पास। और उन्होंने ऐसी कंडीशंस रखी कि हम आपकी मदद तभी करेंगे जब आप ये पॉलिसीज अपने देश में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके बाद से हम जिसको अभी पोस्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का दौर मानते हैं। इसीलिए 1991 के लिए जो टर्म यूज होना चाहिए वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि एलपीजी जो फिनोमिनन है, प्रोसेस है, वो बहुत पहले शुरू हो गया था। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। Consequence of this unequal exchange which condemns the poor countries to a level of misery that they are forced to out loans from Western world. Is it possible to fight against IMF and World Bank without fighting against capitalism? बिल्कुल नहीं। मतलब IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये सब लार्जर आइडिया और लार्जर टेम्पलेट जो है कैपिटलिज्म का, उसी के भीतर एग्जिस्ट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो शायद हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए वो था ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल। तो आज के दौर पे गुड्स से ज्यादा फाइनेंस कैपिटल इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसा कैपिटल इंपॉर्टेंट हो गया है। और कैपिटल को यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के पास कितना पैसा होगा, वो कहाँ से कैसे मूव करेगा, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट होगा, शेयर मार्केट्स किस तरीके से काम करेंगे, इंश्योरेंस मार्केट्स किस तरीके से काम करेंगे। जैसे आप 2008 का क्राइसिस लेते हैं, 2008 का क्राइसिस पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर के द्वारा इंड्यूस था, और उसका असर सारी इकोनॉमी पे देखा गया, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे कुछ भी हो। पूरे ग्लोबल रिसेशन फेस किया था दुनिया ने। तो ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते हैं। और कैपिटल अपने आप में फिर कैपिटलिज्म से कनेक्ट करता है हमको कि कैपिटलिज्म जब इतना प्रेवलेंट है पूरी दुनिया में, तो ये सारे जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उसी टेम्पलेट के भीतर काम करते हैं, वो उससे बाहर नहीं है कहीं। और अगर आपको इनके विरुद्ध जाना है तो बेसिक आइडिया जो है कैपिटलिज्म का, उसको खुद क्रिटिक करना जरूरी है। Cultural or regional identities weakened in the process of globalization. Do you think it is because of shaping the entire world through thin culturalism? देखिए, कल्चरल या रीजनल आइडेंटिटी वीकन होती है या फिर स्ट्रॉन्ग होती है, ये एक डिबेटेबल आइडिया है जो अभी तक हम कर रहे थे। जैसे हमने बताया कि टेरिटोरियल आइडेंटिटीज असल में वीक होने की बजाय और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है रोज रोज। हम लोग रोज नए प्रोटेक्शनिज्म के दौर पे रोज नया तरीके का नेशनलिज्म का आइडिया देखते हैं, जो हर कंट्री में, मतलब नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो इस वक्त दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में प्रेवलेंट है, और ज्यादातर जगह राइट लीनिंग गवर्नमेंट्स हैं जो नेशनलिज्म को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह यूज करते हैं। तो कल्चरल आइडेंटिटी वीकन नहीं हो रही है एज सच। अगर कुछ एक्सपैंड हो रहा है या फिर कोई आइडेंटिटी एक्सपैंड हो रही है, वो है आपकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी एज अ कस्टमर, एज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटीजन, जिसको मार्केट किया जा सकता है। आप एक कंज्यूमर हैं, आपको ग्लोबल मार्केट के साथ कैसे जोड़ा जाए। और मान लीजिए, एक बार को मान लीजिए कि आपकी रीजनल आइडेंटिटी वीकन भी हो रही है, तो आपके साथ जो आइडेंटिटी अटैच होगी वो एक बहुत ही मॉडर्निस्ट आइडेंटिटी होगी। उस मॉडर्निस्ट आइडेंटिटी में क्या होगा कि आप एक रीजन करने वाले, लॉजिक करने वाले एक रैशनल इंसान हैं, जो मॉडर्न आइडिया ऑफ एजुकेशन या फिर मॉडर्न आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को प्रोपेगेट करते हैं। तो वो आइडिया भी कहीं से आपकी रीजनल आइडेंटिटीज में फिक्सेटेड नहीं है, वो भी एक बहुत ही वेस्टर्न आइडिया है, जो डेमोक्रेसी का आइडिया है, जो मॉडर्नाइजेशन का आइडिया है, जो हम लोग धारण कर रहे हैं इस वक्त। एक तरफ हम लोग इंटरनेशनलिज्म की ओर बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर ग्लोबली नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को काफी एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? तो इंटरनेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा सा अंतर है, बहुत बेसिक अंतर है, जिसको फिर से समझना जरूरी है। तो ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलिज्म बेसिकली क्या होता है कि सारी इंटरनेशनल पावर्स हो या कंट्रीज जो है वो आपस में इंटरैक्ट करें और वो फिर भी अपना नेशनल कैरेक्टर मेंटेन करें। ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिकली ये कहता है कि आपको बॉर्डर्स या फिर नेशनल आइडेंटिटीज को इरोड करना या खत्म करने की जरूरत है। तो
जब भी नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है तो आपको पता चलता है कि रीजन या फिर टेरिटोरियल आइडेंटिटीज खत्म नहीं है। मैं वही पूरे लेक्चर में आपको समझा रहा था कि टेरिटोरियल आइडेंटिटीज और ज्यादा स्ट्रांग हुई, जहाँ पे एक तरफ हम टेरिटोरियलाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ पे टेरिटरीज धीरे धीरे चेंज हो रही है तो एक नया कैरेक्टर भी ले रही है, नए नेशन स्टेट्स की मांग हो रही है, नए स्टेट्स की मांग हो रही है, नए रीजनल एस्पिरेशंस निकल के आ रहे हैं। तो वो कहीं से भी ग्लोबलाइजेशन के ऑपोजिशन में, मतलब रिएक्शन की तरह आ रहे हैं। वो ऑपोजिशन में इन जनरल है, लेकिन उनका जो पूरा रिएक्शन है वो बहुत ही टेरिटोरियल है, वो इकोनॉमिक नहीं है। मतलब इकोनॉमिक इन द सेंस कि वो उनके इकोनॉमिक आइडेंटिटी को नहीं इफेक्ट करता है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमिक्स को जरूर इफेक्ट करेगा। You asserted on the fact that state is not anywhere weaker, but it is often said that globalization weakens the state. Then this narrative developed. Exactly, जो नैरेटिव होता है कि ग्लोबलाइजेशन स्टेट को वीकन कर रहा है, वो एक नैरेटिव इसलिए दिया जाता है ताकि स्टेट के रोल को हम लोग कहीं भी आउटराइटली कॉल ना कर पाए। मतलब स्टेट जो लिबरल स्टेट था और जो ग्लोबलाइज्ड एरा में जो न्यू लिबरल स्टेट है, उसमें बेसिक अंतर ही यही है कि एक न्यू लिबरल ग्लोबल एरा का स्टेट मार्केट को फैसिलिटेट करता है, वो मार्केट का एंटागनिस्ट नहीं है या फिर उसका ऑपोजिशन नहीं है, वो रेगुलेटर नहीं है, सॉरी फैसिलिटेटर है मार्केट के। वो सिटीजन्स को मार्केटेबल बनाएगा और जो डिफिकल्टीज आएंगी मार्केट के लिए, वो उन डिफिकल्टीज को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करेगा। तो ये पूरा नैरेटिव बहुत ही मिसप्लेस्ड है कि स्टेट का रोल खत्म हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। फिर हाउ restrictions on a particular state affects the whole globalization process. ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं या पूरी दुनिया, जैसे ईरान पे सैंक्शंस लगते हैं, चाइना पे सैंक्शंस लगते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे इफेक्ट करते हैं, या नॉर्थ कोरिया पे हम लोग कहते हैं कि बहुत सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो आज के दौर में आपका एक इकोनॉमी के जो एग्जिस्टेंस है वो ग्लोबलाइज दौर में बिना ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से खुद को जोड़े पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप खुद को उससे दूर करना चाहें या करने की कोशिश करें तो बहुत ही मतलब सक्सेसफुल मॉडल्स नहीं है हमारे पास। नॉर्थ कोरियन मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं दिखता है हमको। चाइनीज मॉडल आपको लगेगा कि वो बहुत ही ऐसे इनवर्ड लुकिंग कंजर्वेटिव है, लेकिन चाइना उतना ही ज्यादा कैपिटलिज्म को यूज करता है या फिर ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को यूज करता है जितना बाकी कंट्रीज करते हैं। तो अगर आपको एक इकोनॉमी के रूप में एग्जिस्ट करना है तो आपको ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस और ग्लोबलाइजेशन के जो लार्जर प्रोसेस है उससे अगर आप दूर रहेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जो कंट्रीज है जैसे ईरान हो गई या फिर बीच में जो मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं या फिर पैलेस्टीन है, जैसे उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इसकी वजह से। फिर next question, when we talk about globalization we are told that it helps to alleviate a region's uniqueness by making its products global instead of regionally disintegrated. So is it really true or is it just another way of using language in there? देखिए अब यहीं पे जब हम बात कर रहे थे कि हमारी जो रीजनल पर्टिकुलर यूनिकनेस है उसको एक ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो सबके पास उसका एक्सेस हो सके। लेकिन आपको देखने की जरूरत है कि जो फैक्टर्स उसको एक मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, उसके यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज करते हैं या उसके मार्केटेबल पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट यूनिक है तो जो मल्टीनेशनल कंपनी वो देखेगी कि ये कितना मार्केटेबल है। आप जो किसी भी पर्टिकुलर रीजन के स्पेशलाइजेशन को कितना ज्यादा एक्सोटिसाइज कर सकते हैं, कितना ज्यादा यूनिक मार्केट कर सकते हैं, और जितना ज्यादा यूनिक आप मार्केट करेंगे उतना ज्यादा उसका दाम आप ले सकते हैं। तो आपको असल में मार्केटेबल बनाया जा रहा है आपके प्रोडक्ट्स को या आपके कल्चर को इनसे। और
दूसरी तरफ फिर आपके रीजन की जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है उसको ग्लोबलाइजेशन केवल और केवल एक रेस्ट्रिक्शन की तरह देखता है कि हमको किसी भी रीजन की ज्योग्राफिकल जो लिमिटेशंस हैं उसको कैसे अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करना है और वहाँ डेवलपमेंट कैसे करना है, कि वहाँ पे हमको टेक्नोलॉजी कैसे लानी है, रोड कैसे बनानी है, इंडस्ट्री कैसे लानी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे लाना है, कैसे वहाँ हमको नई तरीके की इंडस्ट्रीज खोलनी है, नया एजुकेशन लाना है, ताकि उसको हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ सकें। और इस पूरे प्रोसेस में अगर आपका कोई भी रीजनल आइडेंटिटी या रीजनल यूनिकनेस बाधा बनता है तो उसको यूनिकनेस ना कहकर फिर उसको आप इम्पेडिमेंट कहा जाएगा, जिससे उभरना है उस रीजन को ताकि वो डेवलप हो सके, ताकि वो ग्लोबलाइज हो सके। Does IMF pressurize European rich countries the same as it does to developing countries? नहीं, बिल्कुल नहीं। IMF का जो प्रेशर है वो यूरोपियन पावर्स की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि IMF में आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप कितना फंड देते हैं IMF को, या वर्ल्ड बैंक में आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो वेस्टर्न पावर्स हैं जैसे अमेरिका हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गई, वो सबसे ज्यादा फंड कंट्रीब्यूट करते हैं IMF में या वर्ल्ड बैंक में, और जितना ज्यादा आप फंड्स कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है। तो जब आप ही करता धरता है, आप ही डिसीजन ले रहे हैं वहाँ के, तो आप अपने ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाना चाहेंगे, या आप अपने ही खिलाफ क्यों काम करना चाहेंगे? आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। रिसेंटली इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स India got 7th rank by Institute for Economics and Peace. Don't you think that behind it there is a big diplomacy to present an unstable nature of India at international level? जितने भी अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, जैसे जितने भी ये इंडेक्सिंग होती है, ये जो बॉडीज अटेम्प्ट करती हैं, जितनी भी आपके बड़े बड़े इंडेक्स आते हैं, चाहे वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे वो जितने भी टेररिज्म इंडेक्स हो, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स हो, ये कौन सी बॉडीज अटेम्प्ट करती हैं? जो ज्यादातर इंडेक्सेस हैं वो यही सारी बॉडीज रिलीज करती हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, UN की बॉडीज, यही पूरा नेटवर्क काम करता है ये सारे इंडेक्सेस बनाने, और उनको उस पर्टिकुलर इंडेक्स में थर्ड वर्ल्ड को या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को उस तरीके से प्रस्तुत करने की जरूरत है, या फिर जो कल्चर्स उनको ऐसे लगते हैं कि वो उनके आइडिया ऑफ मॉडर्न कल्चर से अलाइन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ काम करना है। आपको ये सारे इंडेक्स बहुत ही न्यूट्रल या फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर बहुत ही क्या कहते हैं वैल्यू न्यूट्रल लगते होंगे, लेकिन असल में उनके साथ साथ बहुत ही मॉडर्न आइडिया बेस्ड होता है कि टेररिज्म का आइडिया है तो टेररिज्म का ये आइडिया होता है, और उस टेररिज्म के आइडिया में फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं डिस्कस किया जाएगा। यूएस अगर कहीं पे भी मिडिल ईस्ट में या फिर अफगानिस्तान में जाके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को प्रोपेगेट करेगा तो वो टेररिज्म की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वहीं अगर एक छोटा सा रीजनल ग्रुप है जो वहाँ के यूएस फोर्सेस के खिलाफ लड़ेगा तो वो एक टेररिस्ट ग्रुप हो जाता है, और वहीं पे अगर यूएस एक नया ग्रुप तैयार करेगा उन्हीं से लड़ने के लिए, और वो उन्हीं लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा जो उस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम टेररिज्म नहीं बोलते हैं, उसको हम कहेंगे कि यूएस डेमोक्रेसी फैलाना चाहता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इनके रूट्स तक जाएं, ओरिजिन तक जाएं इन सब। इसके बाद आप लोग मतलब एक अगर आप लोगों को और ज़्यादा रीडिंग्स की लिस्ट चाहिए और ज़्यादा रेफरेंसेस चाहिए तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को एक रीडिंग लिस्ट या रेफरेंस लिस्ट भेज दूंगा जो आपके साथ वो शेयर कर देंगे, और आप लोग फिर फर्दर उसको पढ़ सकते। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो। एक बार मैं पूरी सोसाइटी की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी। नेक्स्ट मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हम सब एक बार अपने वीडियोस ऑन कर सके और
knowledgeable session. Thanks, Bhaiya. It was indeed a very informative workshop. It was a mind-refreshing session. Thank you. Thanks, Bhaiya, for enlightening on wonderful topic. Thank you, Team Vikram. Thank you so much. And thank you very Pratyush Bhaiya. Thank you for your time. It was very informative. Bhaiya, it was so helpful one. Like personally, I lacked too much in this topic, but today's lecture clarified it. Thank you. It was really helpful. Thank you, Bhaiya, for enlightening us. सबकी तरफ से मैं प्रत्युष भैया का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने निकाला और सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहती को लेकर आती है आपके सामने क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है हम सब अपने घरों में हैं तो उसी के बीच अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो पहल क्यों नहीं की जाए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद भैया ने जो भी रीडिंग मटेरियल्स की बात करी है वो हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे बाकी जहाँ तक आपके सर्टिफिकेट्स की बात है वो सब मैं आपको ग्रुप पर सर्कुलेट कर दूंगी